हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम। मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिजाब केस की पूरी टाइमलाइन को, कब से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई और अभी जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है इस तक हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। हम हिजाब केस को पूरा उसकी टाइमलाइन को डिस्कस करना स्टार्ट करें उसके पहले हमें ये तो पता ही होगा कि ये टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने जरूरी हैं जो इस वीडियो में काफी बार रिपीट होने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसीलिए पहले इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला टर्म है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ये सेक्शन एक तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, किसी भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ताकत देता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में 4 या 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना बैन कर सकते हो, प्रोहिबिट कर सकते हो कि 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। बेसिकली पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हम क्यों करने वाले हैं? ताकि प्रोटेस्ट की वजह से राइट्स ना हो, अनरेस्ट ना क्रिएट हो, ठीक है, केओस ना क्रिएट हो सोसाइटी में। अगर आप किसी ऐसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, ठीक है, मान लो कि हमारे यहाँ लगी हुई है 144 धारा 144 लगी हुई है और आप अपने दोस्तों के साथ एक किसी चाय की टपरी पर खड़े हुए हो, 4 से ज्यादा लोग हैं वहां पे, ठीक है, और आपके पास कोई डेडली वेपन है, तो आपको मैक्सिमम 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, या फाइन लगाई जा सकती है, या जेल और फाइन दोनों ही। तो हम कह सकते हैं जहां भी धारा 144 लागू है वहां पर 4 या 4 से ज्यादा लोग अगर खड़े हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। राइट। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? इंटरिम का मतलब है टेम्पररी, तो इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब हुआ टेम्पररी ऑर्डर्स। जब तक कोर्ट अपना प्रॉपर डिसीजन दे, फाइनल डिसीजन दे, तब तक वो इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है। जब भी कोई अर्जेंट इशू होता है या कोई सीरियस इशू हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है जो कि डिमांड कर रहा है कि जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए, अदरवाइज कुछ ज्यादा भयानक हो जाएगा, तब कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। अब इस पूरे केस का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इस चीज को गाइस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसेंशियल यानी कुछ चीज फंडामेंटल, इसेंशियल को हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं। राइट। तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो चीजें होती हैं, वो प्रैक्टिसेस होती हैं किसी रिलीजन की जो उस रिलीजन का इजेंस होती हैं, जो उस रिलीजन का फंडामेंटल बेसिस प्रिपेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य देवता को अर्घ देना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हिंदुइज्म की। उसी तरीके से हर रिलीजन की अपनी अपनी इसेंशियल फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर हम किसी पर्सन को उसके रिलीजन की इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने से रोक रहे हैं तो हम एक उसका फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 25 में दिया हुआ है उसे वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 25 किस चीज की बात करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन को फुली एंजॉय कर पाने की बात करता है आर्टिकल 25। लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इसी तरीके से ये राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। कब कब लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है वो आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। जब भी किसी पर्सन के इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को खतरा होता है तब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया था, कोविड-19, तो गवर्नमेंट ने मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे ये सब बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि पब्लिक की हेल्थ को खतरा था। कोविड की वजह से हमारी हेल्थ पे एक तरीके से खतरा था, इसीलिए इनको बंद कर दिया गया था। राइट। तो वो कब किया था? आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में। तो हाँ, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, लेकिन वो इंटरफेरेंस सही था। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ के ऊपर बात आ गई थी। राइट। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, उसमें से एक है सबरीमाला जजमेंट 2018 का केस, जहां पे 5 जज बेंच ने ये रूल किया था कि 10 इयर्स से लेके 50 इयर्स की वुमेन का सबरीमाला टेम्पल में एंटर करना बैन है। राइट। ऐसा कुछ था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। राइट। 10 साल से लेके 50 साल तक की वुमेन का टेम्पल में ना आने देना ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं माना जाएगा। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कवर कर लिए, अब हम टाइमलाइन की तरफ चलते हैं।
तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने हिजाब पहना था उनको क्लास में घुसने नहीं दिया। किस कॉलेज के? गवर्नमेंट पीयू कॉलेज इन उडुपी। अब जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की ताकि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, राइट। लेकिन 6 स्टूडेंट्स ने कॉलेज कैंपस में ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जनवरी 1, 2022 गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने डिसाइड किया कि जो भी स्टूडेंट हिजाब पहनेगा उसे क्लास में आने नहीं दिया जाएगा। कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स जो अफिलिएटेड थे एबीवीपी और अदर राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कॉलेजेस के अंदर। उन लोग ने कहा कि हमें सैफरन कलर की, भगवा कलर के शॉल पहनना अलाउ करो, क्योंकि हिजाब अलाउड है पहनना। क्योंकि क्लास के अंदर अगर हिजाब पहनना अलाउड है तो सैफरन कलर की, भगवा कलर की शॉल पहनना भी हमें अलाउ किया जाना चाहिए। 31 जनवरी को क्या हुआ? कुछ स्टूडेंट्स कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचते हैं, चैलेंज करते हैं हिजाब बैन ऑर्डर को, राइट। हिजाब बैन ऑर्डर कॉलेज मैनेजमेंट ने दिया था कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा जो भी हिजाब पहनेंगे। इसी को चैलेंज करने के लिए वो पहुंचे कर्नाटका हाई कोर्ट। 5 फरवरी को कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट एक सर्कुलर इशू करता है ड्रेस कोड को लेकर। और याद रखिएगा, अभी भी मैटर हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 133 के अंडर में जो कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक तरीके से स्टूडेंट्स को डायरेक्ट किया कि सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म फिक्स्ड है बाय द स्टेट, ठीक है। स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म फिक्स की गई है स्टेट द्वारा, और यही जो यूनिफॉर्म फिक्स की गई है यही स्टूडेंट्स को पहननी है। प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म पहनेंगे जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी प्रिस्क्राइब करेगी। स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करेगी वही प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स पहनेंगे। और जो भी कॉलेजेस, ठीक है, जो भी कॉलेजेस कर्नाटका बोर्ड ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन में फॉल करते हैं वो वही ड्रेस कोड फॉलो करेंगे जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी और दी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी प्रिस्क्राइब करेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कोई कॉलेज यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब ना करे, बीए के कोर्सेज में यूनिफॉर्म नहीं रहती है, तो वो वहां पे वो यूनिफॉर्म हमें पहननी है जो इक्वालिटी, यूनिटी और पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन ना करे, उसे खराब ना करे। अब फरवरी 8 को यार थोड़ा माहौल गर्म हो जाता है और वायलेंस देखने को मिलती है डिफरेंट पार्ट्स में स्टेट के, ठीक है, प्रो हिजाब और एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान। सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था, सेक्शन 144 इंपोज होती है तो स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद करने पड़ जाते हैं, राइट। इसीलिए 3 डेज के लिए कॉलेजेस को क्लोज किया गया। 9 फेब को, ठीक है, 9 फरवरी को हिजाब इशू को सुना गया और एक तरीके से सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट की इसको सुना और मैटर रेफर कर दिया लार्जर बेंच को। पीछे जाओ वापस, मैंने कहा सिंगल जज बेंच ने, सिंगल जज ने इस मैटर को अभी सुना था और फिर उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। तो 10 अक्टूबर को क्या हुआ? अ 3 जज बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, राइट। एक अब ये लार्जर बेंच है क्योंकि यहाँ पे 3 जजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। चीफ जस्टिस कौन है? ऋतु राज अवस्थी जी हैं, कंप्राइजिंग जस्टिस दीक्षित एंड जस्टिस JM खाजी, राइट। अब ये लोग एक तरीके से, ये 3 लोगों ने हिजाब केस को सुनना शुरू किया, हिजाब इशू को सुनना स्टार्ट किया। 11 फरवरी को कर्नाटका हाईकोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन सीरियस होती जा रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, वायलेंस देखने को मिल रहा था, इसीलिए इंटरिम ऑर्डर, टेम्पररी ऑर्डर पास किया गया। अभी पूरा डिसीजन नहीं आया है, राइट। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्टेट से रिक्वेस्ट की गई कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया जाए जल्दी से जल्दी और स्टूडेंट्स को रेस्ट्रेन किया जाना चाहिए, ठीक है, रेस्ट्रेन किया जाना चाहिए फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस सिंबल्स इन क्लासरूम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ एज द मैटर इज पेंडिंग फॉर हियरिंग इन द कोर्ट, ठीक है। किसी भी तरीके का रिलीजियस सिंबल पहनने से उन्हें रोका जाना चाहिए, जो भी उनके रिलीजन की निशानी है वो सब पहनने से उन्हें रोका जाना चाहिए, भले ही वो किसी भी फेथ को फॉलो करते हैं, नो मैटर मुस्लिम्स हैं या हिंदूज हैं, उन्हें रिलीजियस सिंबल्स पहनने से रोका जाना चाहिए क्लासरूम्स में, राइट। क्यों? क्योंकि अभी मैटर जो है वो कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 25 फरवरी को क्या हुआ? वही 3 जस्टिस जो हिजाब इशू को सुन रहे थे, 11 दिन तक सुनने के बाद उन्होंने इस इशू को रिजर्व कर दिया। फिर स्टार्ट किया 15 मार्च को। 15 मार्च को जो 3 जस्टिस इसे सुन रहे थे, उन्होंने वर्डिक्ट, अपना एक तरीके से डिसीजन सुनाया हिजाब इशू पर। उन्होंने कहा कि जो हिजाब पहनना है मुस्लिम्स द्वारा, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है इस्लाम में।
और जो कॉलेजेस और स्कूल्स आपको यूनिफॉर्म के लिए कहते हैं वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं मार्च 16 को। एक स्टूडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और क्या करता है, चैलेंज करता है कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को। और ऐसे बहुत सारी पिटीशंस फाइल होती जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग पिटीशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को वर्डिक्ट पर रिजर्व लगा देते हैं। आज 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है इस केस पर। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा है कि जो प्रोहिबिशन लगाया गया हिजाब पर क्लासरूम में, वो एक तरीके से फ्री एक्सप्रेशन और चॉइस ऑफ मुस्लिम गर्ल को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, ये किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस को वायलेट नहीं कर रहा है। ये था जस्टिस हेमंत गुप्ता का ओपिनियन। अब जस्टिस सुधांशु धूलिया का ओपिनियन कुछ और है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात उठाई, ये चीज गलत थी इस डिसीजन को डिसाइड करने में, इस केस को डिसाइड करने में। जस्टिस धूलिया ने मेनली एक तरीके से फोकस किया एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड पर। उन्होंने कहा है कि इस चीज के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, कि किसी लड़की की एजुकेशन के बीच में कुछ भी चीज नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो रूरल गर्ल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में। अब उनकी प्रॉब्लम्स हमें और ज्यादा एग्रवेट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, 2 जजेस का अलग अलग वर्डिक्ट आया है। तो अब आगे क्या होगा, अब जो पिटीशंस है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर दी गई हैं। वो एक एप्रोप्रिएट और लार्जर बेंच को अपॉइंट करेंगे ताकि इस केस को दोबारा सुना जाए, राइट। और जस्टिस हेमंत गुप्ता बहुत जल्दी रिटायर भी हो रहे हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। कमेंट में अपने बताइएगा कौन से वीडियोस आपको पसंद है, मैं उन वीडियोस पर बनाऊंगी। रीसेंट वीडियोस मैं जरूर बनाती हूँ, आपको अवेयर रखती हूँ। शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। टेलीग्राम पे ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।